देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसनें रहती थी। वीना का खानदान आबाद था। उसके शौहर की आमदनी भी काफी अच्छी थी। वहीं माया एक बेवा थी। उसके शौहर का इंतकाल हुए 4 साल गुजर गया था और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ। आज मेरी अम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। हकीकत में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना अम्मी डांटेंगी। रोहन वहां से चला गया और रवि के दिल में आइसक्रीम खाने का ख्याल जज्ब हो गया था। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई ही नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखा था। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। राहुल की अम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो होशियार है ना? हाँ, मुझे इल्म है अम्मा कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़िए। आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल। तो खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है अम्मा। माया का तवज्जो रवि के मायूस चेहरे पे था। वो पूरे रास्ते रवि के मुतालिक सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती ताकि मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती। उस बेचारे का कितना दिल कर रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। ऊपर वाले ने माया की बात सुन ली और उसके रूबरू हाजिर हो गए। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भगवान, आप वाकई मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा हकीकत में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। ऊपर वाले ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। अगले रोज इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होंगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने ऊपर वाले से बरकतें ली। वो जादुई के बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था। माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, ऊपर वाले ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें हकीकत में आइसक्रीम उगेगी? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और फरोख्त भी कर सकते हैं। इस मुतालिक तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर फरोख्त करें तो हमें बहुत सारे पैसे हासिल होंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ अम्मी, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। यकीनन। अब इन बीजों में आप पोशी कर दो। जी अम्मी। आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद के आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं आखिर दूसरों के यहाँ मुलाजमत क्यों करने जाऊँ? बजा फरमाया। माया ने सोच रखा था कि अगले रोज आइसक्रीम उगेगी। वो उन आइसक्रीम्स को फरोख्त कर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी ख्याल से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके जहन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो ख्यालों में खोई थी कि आइसक्रीम फरोख्त कर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में फरोख्त करनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्यालात उसके जहन में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहां कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? ऊपर वाले ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक रोज में ही आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी दरख्त के पास आई। भगवान, भगवान! भगवान हाजिर हुए। क्या हुआ बेटी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो?
आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे और कहा था कि एक ही रोज में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ उगा ही नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे? अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस मर्तबा जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीज ली और वापस घर की जानिब चल पड़ी। एक मर्तबा फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उनकी आबपोशी और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहां पौधा नहीं था। ये देखकर माया गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने भगवान दरख्त की जानिब चली गई और पहुंचते ही रोने और चीखने लगी। भगवान, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने फर्जंद को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे। आइसक्रीम फरोख्त कर मैं पैसे कमाऊंगी, मैं अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में मुलाजमत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारे फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे जहन में लालच पैदा हो गया। तुम आइसक्रीम फरोख्त कर पैसे कमाने के लिए सोचने लगे। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे ख्यालात बदल गए। अगर तुम उन्हें अपने फर्जंद की ख्वाहिश करने के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। भगवान ने एक मर्तबा फिर उसे जादुई बीज दिए। इस मर्तबा सिर्फ अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने का ख्याल रखना, लालच से दूर रहना बेटी। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए, लेकिन आज उसके जहन में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। अम्मी, अम्मी, आइसक्रीम उग गई। माया भी पुरजोश होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधे पर आइसक्रीम थे और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लार टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर तमानियत देखकर माया को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम फरोख्त कर तो बस पैसे ही मिलते, लेकिन ऐसी तसल्ली नहीं मिलती। शुक्रिया ऊपर वाले, इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही तमानियत दे रही थी। माया वापस अपनी मुलाजमत पे लौट गई। आज वो यकीनन गरीब रह गई, लेकिन दिल से वो बेहद अमीर हो गई और खुशियां बांटना सीख गई। वो कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज नजर आते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठे मीठे तरबूज। वो तो है अबू जान, तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो मैं भी आप ही की तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल अबू जान। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, कुमार मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तालीम हासिल कर कुछ अलग करेगा, लेकिन तो ये खेती ही करेगा। अम्मा, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है,
लेकिन अगर तू तालीम हासिल कर ऑफिसर बनेगा तो तू ज्यादा पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की? तुम नहीं समझोगी अम्मा। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बना कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बना सकते हैं क्या? मैं जरूर बनाऊंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। दिखा देना अपनी अम्मा को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। अब्बूजान, मैं ज़राई साइंस की तालीम लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है अब्बूजान। कुछ ही दिनों में कुमार को ज़राअत यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और वो गांव से दूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है अब्बूजान। यहाँ कितने किस्म के दरख्त पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक ही मिल रहा है। हाँ अब्बूजान, मैं बेहद खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करना है वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका तवज्जो एक दिल के आकार वाले तरबूज पर गया। अरे वाह, ये तो दिल की शक्ल का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और भी सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहाँ छोटे तरबूजों के ऊपर बस एक प्लास्टिक का फ्रेम लगाने से तरबूज दिल के शक्ल में उगने लगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को इल्म होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये फ्रेम जिससे दिल की शक्ल के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक की कंपनी है। हम इसके मुतालिक बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना कर देगा। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी जरूरत बताई। मैं तुझे तस्वीर और नाप भेजता हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीसेस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस। कितनी कीमत होगी? ठीक है, चलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5000 रुपये हुए हैं। चलेगा सर। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की। तुम अपने अब्बूजान की मदद करना चाहते हो ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5000 रुपए दे दिए। कामयाबी मिले कुमार। शुक्रिया सर। प्रोफेसर से सारे फ्रेम लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेत में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूजों पर वो दिल की शक्ल का फ्रेम लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए अब्बूजान, बड़ी कमाल की चीज है ये। लेकिन ये सब है क्या? आपको अमीर बनाने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए अब्बूजान, जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रखा करता था और लगभग 1 माह बाद कुमार के खेत में दिल की शक्ल की तरबूज थे। ये देखिए अब्बूजान, ये तो बिल्कुल दिल की शक्ल का है। हाँ, लेकिन इसकी शक्ल से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज खास है। आपकी तरबूज पहले 30 रुपए किलो में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेंगे। कौन खरीदेगा 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपनी टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। जनाब, हम किसान हैं और हमारे पास खास दिल की शक्ल के तरबूज हैं।
कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसी मुनफरिद तरबूज पहली बार देखा है। क्या कीमत है इसकी? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बस 10 पीसेज ही चाहिए। अगर ये 10 पीसेज बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है जनाब, आप पहले 10 पीसेज बेच लीजिए, हम यही इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल की शक्ल के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक खातून ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में ही 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था जनाब। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने वालिद को दे दिए। पहली बार मुझे 100 तरबूज फरोख्त कर इतने पैसे मिले हैं। 30,000? गांव में 3,000 मिल जाए तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। अब्बूजान, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा। टीवी पे, न्यूज पे, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा, हाँ, मैं और फ्रेम के ऑर्डर्स दे देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और फ्रेम मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल की शक्ल के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल की शक्ल के तरबूज मशहूर हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही माह में शरद ने नया खेत खरीदा और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो हकीकत में अमीर बन गए कुमार। तूने हकीकत ही कहा था कि एक रोज तो बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था ज़राअत में पैसा नहीं है, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि तू कामयाब हुआ। ये सब आपकी दुआ है अम्मा। मुझे अब कल ही वापस यूनिवर्सिटी लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले रोज शरद वापस अपने यूनिवर्सिटी में लौट आया। यहाँ वो बोटनी की तालीम हासिल करने लगा और वहाँ गांव में उसके वालिद दूसरे किसानों को तरबूज पर फ्रेम लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके वालिद और कई और तरबूज के खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए। योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां फरोख्त किया करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही देर में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौट जाया करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम ही किया करती थी। अम्मी, अब्बू, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकोड़े लाए हैं क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तुम्हारे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देखो। वाह, आम। रानी को तली हुई चीजें बेहद पसंद थी, लेकिन वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे थे और हर रोज की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे जमा कर पाएंगे? मालूम नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए रवाना हो जाते थे।
और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक रोज की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज तन्हा बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की काफी मांग होती है, इसलिए मुझे नींबू के पौधे खरीदने हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम में इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ, जरूर जाइए। हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पौधों की नर्सरी में पहुंचा। जी फरमाइए। मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भाईजान, एक भी पौधे नहीं हैं, सारे फरोख्त हो गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू को पौधे से नींबू उगाकर फरोख्त करूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपने सोच में चल रहा था, तभी उसका तवज्जो जंगल के बीच बने एक घर की जानिब गया। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत बेहद खराब थी। एक ज़ईफा खातून बड़ी मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस ज़ईफा खातून के पास गया। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारा बागीचा इतना बड़ा है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं ज़ईफा भला कैसे इतना काम तन्हा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बागीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की। सारे पौधों में पानी डाला। अम्मा, अब लग रहा है ना ये बागीचा बिल्कुल साफ सुथरा? तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरी भी सब्जियों का बागीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब इजाजत दीजिए। अरे रुक रुक बेटा। ज़ईफा खातून अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज है। तुझे नींबू उगाने हैं ना? जा इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे। आपको कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब इल्म है। मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोटली ले ली और अपने घर की जानिब चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू कब्ल ही पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको? और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर नजर आया जिसके बाहर एक बड़ा बागीचा था। एक ज़ईफा खातून तन्हा बागीचा साफ कर रही थी, तो मैंने उनकी मदद कर दी और उसी में देरी हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस ज़ईफा खातून ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। मालूम नहीं उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है। खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू आ ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पर पानी डाला तो उन बीजों से फौरन पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू?
योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है, सोने का नींबू। सारे पौधे पर सोने के नींबू उगे हुए थे। योगी और नीतू के तो नसीब ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को फरोख्त कर दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। अब आपकी दुख्तर किसी भी आम बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में अश्क आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस ज़ईफा खातून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, यकीनन। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर तो यहीं था, यकायक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की इसका इल्म उसे भी नहीं था। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा।